मेकिंग अ डेवलपमेंट क्लाइंट। ठीक है, ये क्यों जरूरी था और ये हमने क्यों करना था। ठीक है, तो इसकी डायग्राम भी हमने छोटी सी बनाई थी कल। अगर हम उस डायग्राम में जाएं तो इसमें हमने ये बात की थी कि आप पहले वीएस कोड में काम करते थे और डायरेक्ट एक्सपो गो में चेक कर लेते थे। लेकिन कुछ लाइब्रेरीज, कुछ पैकेजेस, कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आप चलाएंगे और एक्सपो गो में एरर आ जाएगा, वो नहीं चलने देगी आपको। एरर यूजुअली क्या होगा, कैन नॉट फाइंड नेटिव मॉड्यूल्स। ठीक है, इस तरह का एरर आ रहा होगा। ठीक है, वहां से हमें पता चल जाएगा, या फिर जो हम पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ होगा कि भाई ये कोड एक्सपो गो वाली ऐप में नहीं चलेगा, आपको मजबूरन कोड करके डेवलपमेंट क्लाइंट बिल्ड नहीं निकालनी पड़ेगी, फिर चलेगा। अच्छा जी, ये कैसे पता चलेगा। आए हम अगर यहाँ आकर वही जो है वो docs.expo.dev लिखते हैं। ठीक है, और docs.expo.dev में जाकर यहीं पर जाकर यूज फॉन्ट्स लिखते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ क्या होता है। ठीक है, यहाँ ये सारा कुछ करने के बाद एंड पे वो खुद बोल देगा कि आपको जो है वो, ओके, इसने यहाँ पर हमें चीजें लिखी हैं लेकिन इसने एग्जैक्टली ये नहीं बोला कि हमने कहाँ जाना है। ठीक है, एक्सपो की डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। ये यूज फॉन्ट्स रहा, उसमें ये सारा कुछ करने के बाद आपने यहाँ पर इसने लिखा होगा, ओके, इसने डेवलपमेंट क्लाइंट को यहाँ नहीं लिखा, ये रहा। ठीक है, ये देखिए, वो कहता है कि एक्सपो फॉन्ट config plugin allows you embedding one or more font file into your project's native code। ठीक है, इसकी लिमिटेशन है कि however this method also has limitation, एक्सपो गो पे ये नहीं चलेगा, इट विल रिक्वायर अ डेवलपमेंट बिल्ड। ठीक है, फिर डेवलपमेंट बिल्ड बनाने के लिए एक्सपो वालों का एक पूरा सेपरेट सर्विस है कॉल्ड एक्सपो एप्लीकेशन सर्विस, EAS। इसको आप बारी बारी करते जाएंगे तो आपकी चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है, क्विकली अगर मैं यहाँ पर EAS के स्टेप्स ड्रॉ करूं तो हमारे पास, हम सबसे पहले अपने VS कोड के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, उससे कहते हैं कि इसमें आप सबसे पहले जो सर्विस चलाओ वो चलाओ कि आपके पास EAS CLI होना चाहिए सिस्टम में। ठीक है, जैसे एक्सपो के लिए आपने कमांड लगाई थी, ESCLI के लिए आप कमांड लगाएंगे। ठीक है, वो कमांड हमने क्या बोली थी, नॉर्मल सी कमांड थी। ठीक है, वो थी npm install -g EAS-CL। ठीक है, ये आपने लगानी होती है। ठीक हो गया, इसके बाद आपके पास आ जाता है प्रोजेक्ट का पूरा सेटअप। ठीक है, इससे अगली कमांड आपका क्या करेंगे, आप कहेंगे कि ऐसा करें, CLI आने के बाद मुझे प्रोजेक्ट स्टार्ट कनेक्ट करना है। ठीक है, EAS कनेक्शन। ठीक है, टू एक्सपो बिल्डिंग सर्वर्स। ठीक है, इसके लिए कनेक्शन करना है। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ा था, इसके लिए हम यहाँ आए, हमें सबसे पहले expo.dev पे अकाउंट बनाना पड़ा। उसके बाद अपने कोड के अंदर, VS कोड के अंदर, इन VS कोड टर्मिनल हमें कमांड लिखनी पड़ी। कमांड क्या थी, कमांड वाज EAS init। ठीक है,
सॉरी EAS लॉगिन। ठीक हो गया। अब जब अकाउंट बना के वहां जाकर सेटिंग करेंगे तो वहां पे भी आ जाती हैं कमांडें लिखी हुई, लेकिन हम स्टेप्स याद कर रहे हैं तो ये करना पड़ा। जब EAS लॉगिन किया तो इसने अपना हमसे पासवर्ड मांगा। ठीक है। EAS लॉगिन जो है, हम याद दहानी के लिए याद रख लेते हैं। ठीक है। कि जो आपका EAS है, EAS uses एक्सपो डेव क्रेडेंशियल्स। जो आपने पासवर्ड अपना एक्सपो डेव अकाउंट के लिए रखा था वही आप यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इनिशिएशन की, स्टार्ट किया काम को करना। ठीक है। वो कैसे था, सिंपली हमने कहा कि EAS इनिशिएट हो जाओ, इनिट हो जाओ। जब हमने EAS इनिट कमांड लगाई, EAS इनिट, तो इसने क्या किया, इसने जो हमारा एक्सपोर्ट डेव के ऊपर सेटअप बना था वो यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है। जैसे आप ये कमांड लगाएंगे ये बोलेगा अच्छा तुम ये एक्सपोर्ट डेव अकाउंट के ऊपर अपने इस प्रोजेक्ट का बिल्डिंग शुरू करना चाहते हो, एपीकेज, आईफोन की एप्स, एंड्रॉयड की एप्स बनाना चाहते हो। आपने कहा हाँ जी। यहाँ पर ES नेट के बाद वो यस का बटन दबाने पे यहाँ पर आपके लिए एक्सपोर्ट डेव पे अकाउंट बना देगा, प्रोजेक्ट बना देगा। इनिट होने के बाद अगला काम होगा, आपने बताना है उसको कि बिल्ड बनानी कौन सी है। आप यहाँ पर आकर उसे कहेंगे कि यार ऐसा करो, ES बिल्ड कर दो। सब कुछ आप ES बिल्ड भी लिखेंगे ना तो वो आपसे पूछना शुरू कर देगा कि डेवलपमेंट बनानी है या प्रोडक्शन बनानी है। ठीक है। और कौन सी चीज किधर रखनी है। ठीक है। देखिए हमने सियाने तौर पे खुद काम करना, हमने कमांड्स अपनी याद रखनी है। हमने कहना है कि ES बिल्ड बनाओ प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड के लिए और इन्वायरमेंट डेवलपमेंट हो उसका। ठीक है। ऐसे इसके बाद आप बेशक जाके अपनी कॉफी बनाएं, चाय बनाएं, वेट करें, थोड़ी देर बाद आपको ईमेल आ जाएगी जिस ईमेल से आपने एक्सपर्ट ऐप पर साइन इन किया था। ठीक है। और आपकी बिल्ड बन के आ जाएगी। उस बिल्ड को आपने अपने एंड्रॉइड फोन में लाना है और आपका का डेवलपमेंट क्लाइंट बिल्ड हो गया। ये चीज कुछ हद तक रिवाइज हुई है, कुछ ब्रेन में स्टोरी बनी है। एनी क्वेश्चन यहाँ तक? क्योंकि कल हमारा थोड़ा सा लेक्चर एरर्स बग्स की वजह से इधर उधर हो गया था। सो हमने मेकिंग अ डेवलपमेंट क्लाइंट यहाँ दोबारा डॉक्यूमेंटेशन में रख दिया। ये पिक्चर आपको PDF में मिल जाएगी इफ यू नीड इट। ठीक है। ओके। और कॉन्सेप्ट हमें अंडरस्टैंड हो गया है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जब आती हैं तो हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है। मेकिंग अ डेवलपमेंट क्लाइंट, राइट, ये हो गया। व्हाई वी नीड अ डेवलपमेंट क्लाइंट में हमने आंसर किया, some third party packages do not support Expogo app, so we have to make our own development clients using expo.dev and EAS। ठीक है। ये हमारी एक स्टेटमेंट बन गई, कोटेशन में हम डाल देते हैं। अब चूंकि आपका एक ये कम्बरसम लेक्चर्स हैं इस वजह से करवाना जरूरी था, मैंने करवा दिया। ठीक है। अब एक नई और मजे की चीज की तरफ चलते हैं। ठीक है। I'll open VS Code right now। ठीक है। और अभी तक हमने, हाँ, सेशन 19 का कोड नहीं भेजा मैंने कल। ओके। गेट। ठीक है। VS कोड में ही मैं क्या करता हूँ, VS कोड में मैं ये, सॉरी, ये सेशन 18 पे क्लिक करता हूँ।
यहाँ कहता हूँ नई ब्रांच बनाओ, उसका नाम रखो सेशन 19 का ये। ठीक है, सेशन 19 की आप देख सकते हैं ब्रांच बन गई। इधर आता हूँ, सारी चेंजेस को स्टेज करता हूँ। ठीक है, ये एपी की फाइलें ऊपर भेजने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये भी कर लेना चाहिए हमें, छोटा सा ये। ठीक है, इग्नोरिंग, इग्नोरिंग सेंसिटिव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इग्नोरिंग सेंसिटिव फाइल्स इन योर प्रोजेक्ट। अच्छा, अब देखिए, आपका सीक्रेट टोकन, आपका सीक्रेट डेटा आप नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा यूज करे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है कि जहां पर आपने गिटहब के ऊपर कोड का बैकअप रखना है, आप चाहते हैं कि बैकअप रखते हुए वो एक्सीडेंटली ऊपर ना चली जाए। तो डॉट गिट इग्नोर में आप उस फाइल, उस फोल्डर का नाम रख सकते हैं। ठीक है, हेल्प्स यू टू नॉट कमिट एक्सीडेंटली इंपॉर्टेंट फाइल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखें, यहाँ पर मुझे ये इतनी बड़ी 200 MB की फाइल अपने गिटहब पे रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आऊंगा, मैं अपने प्रोजेक्ट में आकर, ठीक है, यहाँ गिट इग्नोर में जाऊंगा, गिट इग्नोर खोल के यहाँ कहूंगा कि फाइल का जो मर्जी नाम हो, अगर उसके एंड पे APK आता है, ठीक है, तो ये इग्नोर हो जानी चाहिए, ये गिट में नहीं जानी चाहिए। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, मैंने जैसे इसको सेव किया, मैं VS कोड में यहाँ पे वापस आता हूँ और इसको अनस्टेज करता हूँ चेंजेस। अब आप गौर करें, किधर गया वो बिल्ड, APK फाइल अब यहाँ नजर आना बंद हो गई है, बंद हो गई है ना। पहले तो यहाँ आ रही थी, अभी देखिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ अगर इसको, तो अब आप देखिएगा ये अपीयर हो गई है। जैसे बस मैंने कहा, किसी भी नाम से अगर कोई APK फाइल आती है, ये मैंने नहीं भेजनी ऊपर। इंटरेस्टिंग हो गया ना, ये चीज समझ में आती है कि गिट के अंदर अगर आप कोई सेंसिटिव डेटा ऊपर भेजने से बचाना चाहते हैं, तो आप यहाँ के रख देंगे। ठीक है, उसका नाम रख देंगे, आप पूरा एग्जैक्ट नाम भी रख सकते थे, लेकिन मैंने कहा कि कुछ भी। और ये आपके VS कोड में जैसे नोड मॉड्यूल्स ब्लर हुए हुए हैं, डॉट एक्सपो ब्लर हुआ हुआ है, वैसे ये बिल्ड भी अब ब्लर हो गया है। इस ब्लर का मतलब है कि APK नहीं जाएगी ऊपर, कमिट नहीं होगी। ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग में आ गया, देखिएगा लाजमी। रिजवान भाई, कौन सी फाइलें इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन सी फाइलें इंपॉर्टेंट नहीं होती? आप डेफिनेटली, अगर मैं किसी को 200 MB की गिटहब से भेजूंगा तो उसको तो 2.5 घंटे प्रोजेक्ट डाउनलोड करने में लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा। तो फाइलें, फजूल फाइलें जो हम ऊपर नहीं भेजना चाहते, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं। और इम्पोर्टेंट फाइलें भी, जैसे कि प्रोजेक्ट के सीक्रेट टोकन्स और आपके फायरबेस वाले सीक्रेट टोकन्स, वो हम नहीं भेजना चाहते। ओके, सेशन 19 वर्किंग, ये सेट है। ठीक है, ये हमने कमिट कर दिया, और ये हमने ऊपर भेजना है, ये आप, इसको मैं ऊपर भेजने के लिए अकाउंट लगा लूँ। ठीक है, ओके, सेशन 19 यहाँ से ऊपर चला गया। फिर नई ब्रांच बनाते हैं, कॉल्ड सेशन 20। ठीक है, और अब इसमें हम काम शुरू करते हैं। ठीक है, सारी फाइलें बंद कर दी, टर्मिनल खोला, वही तरीका, npx एक्सपो स्टार्ट। ठीक है, मेरी चूंकि और प्रोजेक्ट चल रहा है तो मेरे लिए अलर्ट आती है, मैंने वो बंद कर दिया। मैंने यहाँ पर आकर कहा कि मुझे ऐप से कनेक्ट कर दो। लेट्स क्विकली सी, हमारी ऐप थी ट्रेनिंग ऐप के नाम से, ऐप हमारी कनेक्ट हो गई, और ये हमारा लास्ट काम हुआ हुआ था। ठीक है जी, ओके। अब दोस्तों, यहाँ एक सीरियस चीज मुझे करनी है। मैं चाहता हूं कि यूजर से लिया हुआ डेटा मेरी ऐप में सेव हो जाए। मैं ऐप बंद करके ऑन करूं, डेटा वहीं पड़ा हो। ठीक है, आइए इसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम वापस चलते हैं सोर्स में, एक स्क्रीन दोबारा बनाते हैं। ठीक है,
और इसका नाम हम रख लेते हैं स्टोरेज प्रैक्टिस स्क्रीन। ठीक है, RNF स्टोरेज प्रैक्टिस डन। नेविगेशन में चलते हैं, नेविगेशन में आते हैं, इंपोर्ट शरीफ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या इंपोर्ट करना है, स्टोरेज प्रैक्टिस। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसी की तरह पहली स्क्रीन उसकी बना देनी है। क्योंकि ये हमारा डमी प्रोजेक्ट है, हम इस पे प्रैक्टिस ही कर रहे हैं चीज़ों की। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग यूज करें, इस तरह से मल्टीपल स्क्रीनें खुद मॉडिफाई कर लेते हैं। लीजिए, हमारी छोटी सी एक स्क्रीन अटैच होगी। स्टोरेज प्रैक्टिस में वापस चलते हैं। यहाँ पर मुझे यूजर से एक इनपुट लेनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लूंगा टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि वो यहाँ आ जाए, तो आई राइट द वर्ड टेक्स्ट इनपुट। स्टाइल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने स्टाइल अब टेलविंड से देते हैं, तो हम यहाँ बंद कर देंगे इसको। ठीक है, इसको स्टाइल देते हैं क्लास नेम, ये राउंडेड बॉर्डर नेम, यहाँ इसका ये आ गया, और ऑन चेंज टेक्स्ट। टेक्स्ट में हमने कहा कि जी सेट नेम। ठीक है, यहाँ आए, वही स्टेट बनाई, कौन स्टेट। ठीक है, यहाँ पर हम यूज स्टेट को इंपोर्ट कहेंगे, ऊपर इंपोर्ट हो गया। हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए शुरू में। ठीक है, और इधर हम यहाँ कह देंगे कि जो भी नाम एंटर हो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा वो फॉन्ट बड़ा चढ़ा कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ हम कह देते हैं कि जी पूरी स्क्रीन पे फैल जाओ, और स्क्रीन के दरमियान में सारा कुछ नजर आए। जैसे हमने ये कनेक्ट किया, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से बन गया, और हम यहाँ पर PX2 लिख देते हैं, या 20 लिख देते हैं। पैडिंग लेफ्ट एंड राइट से थोड़ी सी हमने पैडिंग दी, हमारी खूबसूरत सी इनपुट आ गई। डू यू सी दिस कि ये कितना मजे का था दोस्तों। अगर यही चीज मैंने टेलमेंट के अलावा की होती तो मजा पता लग जाना था। क्यों शहीर भाई, टेलमेंट के अलावा करते, ऊपर स्टाइल बनाते, नीचे जाके कनेक्ट करते, फिर उसको ऊपर नीचे स्टाइल बनाते, फिर कनेक्ट करते। यहाँ तो रिजवान भाई यहाँ पर लिखते गए हैं और जादू होता गया। है ना टेलमेंट का मजा। टेलमेंट आसान हो जाता है कि टेलमेंट से कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आप कह रहे हैं कि व्यू बनाओ, पूरी स्क्रीन पे फैला हो, उसका टेक्स्ट सेंटर आइटम सेंटर में हो, और उसको पैडिंग दी है। एक फॉन्ट बनाओ, उसका टेक्स्ट साइज 3XL हो, फॉन्ट बोल्ड हो। ठीक है, फिर एक इनपुट बनाओ, उसका बॉर्डर हो, उसका बॉर्डर ब्लैक हो, वो थोड़ी सी राउंडेड हुई हो, उसके अंदर एंटर योर नेम लिखा हो, ऑन चेंज टेक्स्ट में जो भी वैल्यू हो वो हमारे पास स्टेट में आ जाती हो। गाइस, ये मुश्किल काम था ये जो भी किया हमने। ठीक है, आप में से कईयों का, किसी का नहीं भी हुआ है सेटअप अभी तक, कि हमसे टेलमेट अभी सेटअप नहीं हुआ। चलिए कोशिश करें कि, आसान काम है। ठीक है, जिनका सेटअप नहीं हो रहा वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि रिजवान भाई ये ट्राई किया, ये नहीं हो रहा। स्क्रीनशॉट्स भेजें, लैपटॉप की भेजें, मोबाइल की भेजें, ये नहीं हो रहा। ठीक है, मेरे पास जैसे इजी वक्त होता है, यूजुअली तो आपकी क्लास के फौरन बाद अगले 8 घंटे 9 घंटे मैं काम पे होता हूँ, तो बट या ओके, चलिए शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ कुछ भी लिखता जाऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाय, सॉरी असलम। ठीक है, तो यहाँ ऊपर लिखा जा रहा है, लेकिन उसका कलर ब्लैक नहीं है, मुझे कलर ब्लैक करने दीजिएगा। और कहाँ लिखा जा रहा है, मैंने यहाँ से मिटा दिया है। हाँ जी, यहाँ पर हमने वो नेम यूज भी तो करना है। ठीक है, ऐसे, ये देखिए, असलम इज माई नेम। ठीक है, मैं जो भी लिख रहा हूँ वो ऊपर लिखा जा रहा है।
ठीक है, यानी कि स्टेट में सेव हो रहा है। बट करता क्या हूं मैं कि यहां से मैं एप्लीकेशन को उठाता हूं और बंद कर देता हूं। बंद कर दी मैंने एप्लीकेशन, देखिए अब कोई एप्लीकेशन रन नहीं हो रही। अब जाकर मैं दोबारा अपनी ऐप को रन करता हूं, तो वो जो मैंने असलम इज माई नेम लिखा था वो तो खत्म हो गया। फिर लिख के देखते हैं, असलम मेरा नाम, ठीक है जी, ओके। मैं बंद करता हूँ, मैं ऐप ऑन करता हूँ, फिर चला गया। यानी कि यूजर जो भी मुझे इनपुट दे रहा है वो इस स्टेट की हद तक तब तक जिंदा रहती है जब तक मेरी ऐप जिंदा रहती है। जैसे ही मैं ऐप को क्लोज करता हूं, ये वाला डेटा जो यूजर ने दिया था वो गायब हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, वो हमारे पास नहीं रहता। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ रही है कि यूजर से लिया हुआ डेटा हमने सेव करना है। ठीक है, तो लेट्स सी, लेट्स टॉक कि हम क्विकली एक छोटा सा बटन भी बना लेते हैं। ठीक है, और यहां पर हम बना लेंगे ऑन सेव रेस्ट। यहां पर हम वही बना लेंगे फंक्शन ऑन सेव रेस्ट। ठीक है, ये हमने एक छोटा सा उसके नीचे फंक्शन बना लिया। अब ये सारे आइटम्स अजीब लग रहे हैं, तो इसमें हम सब में गैप दे देंगे 10। ठीक है, सब में कुछ भी लिखूंगा वो ऊपर नजर आ रहा होगा, सेव का बटन नीचे नजर आ रहा होगा, रख देते हैं। अब ये हमने बना लिया। अब मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई तरीका हो कि मैं जो भी डेटा एंटर करूं वो कहीं सेव हो जाए। तो आइए हम एक हेल्पर बनाते हैं। आज हम एक नया फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, एनिमेशन कंपोनेंट्स डेटाबेस नेविगेशन स्क्रीन। यहाँ पर हम एक और फोल्डर बना लेंगे, उसका नाम हम रख लेते हैं यूटिलिटीज। ठीक है, या मैनेजर्स, लेट्स गो विद मैनेजर्स। हम जाएंगे मैनेजर्स की तरफ। इसमें आप कई किस्म के मैनेजर्स बना सकते हैं। नेटवर्किंग का मैनेजर की जो एपीआई जो नेट से डेटा ले जाने में मदद करता है, इमेज अपलोड का मैनेजर, एवरीथिंग। ठीक है, तो इसमें हमने पहला मैनेजर बनाया, उसका नाम हम रख लेते हैं स्टोरेज, सॉरी, यहाँ हम इसका नाम रख लेते हैं स्टोरेज मैनेजर। ठीक है, स्टोरेज मैनेजर डॉट टीएस। यस, ठीक है, हमने ये सादी सी फाइल बना ली। ओके, अब इसमें हमने काम करना है। ठीक है, इसमें हमने काम करना है। कैसे करेंगे हम लोग? इस पे हम आके कहेंगे कि जी हमें ऑफलाइन डेटा सेव करने की कैपेबिलिटी चाहिए। उसके लिए जब मैं एक्सपो में गया, डॉक्यूमेंटेशन में गया, यहाँ पर मैंने आकर कहा कि जी ऑफलाइन, ऑफलाइन स्टोरेज। ठीक है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन एआई को दिया, देखिए एआई क्या सजेस्ट करता है। एआई हमें बहुत सी चीजें और भी देगा। वो कहेगा आप एक्सपो एसक्यूलाइट कर लें। ठीक है जी, वो कहेगा आप एसी स्टोरेज कर लें। वो कहेगा आप एमएमकेवी कर लें, एक्सपो सिक्योर स्टोर कर लें, फाइल सिस्टम कर लें। ठीक है, ऑफलाइन डेटाबेसेस को यूज कर लें जो तेजी से काम करती हैं। ठीक है, ओके, ओके, एमएमकेवी कर लें। काफी सारे उसने सजेशंस दे दिए। एक्सपो एसक्यूलाइट के अंदर अगर हम पढ़ें तो काफी ज्यादा काम है ये। इट्स टू मच टू वर्क विद एट अ स्टार्ट ना। ठीक है, लेकिन ये है कि आपके मोबाइल के अंदर एक डेटाबेस बन जाती है, जो आपने शायद डेटाबेस का कोर्स मिला हुआ आपको यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में डेटाबेस का कोर्स पढ़ा हुआ आप लोगों ने? ठीक है, तो अगर आप अपने सिस्टम में चाहते हैं कि वही प्राइमरी टेबल और सॉरी वही एक बड़ा टेबल बन जाए, उसमें प्राइमरी कॉलम बन जाए, सेकेंडरी कॉलम बन जाए। ठीक है, आपस में रिलेशनशिप बन जाए और फिर आप नॉर्मलाइज करते बैठे हो, यूजर का टेबल अलग हो, उसके क्या नाम है एक्स्ट्रा डेटा का टेबल अलग हो, इसी तरह कार्स का टेबल अलग हो, फिर कार्स की आईडी जो है वो यूजर के साथ एसोसिएट हो, स्टफ लाइक दैट। अगर आप वो चाहते हैं तो एक्सपो एसक्यूलाइट आपको हेल्प कर सकता है। मोबाइल के अंदर ही एक छोटी सी डेटाबेस रख दी जाएगी। दैट वे आपका जो डेटा डेटाबेस में होगा वो हमेशा वापस आपको मिल जाएगा। टू मच टू वर्क विद फॉर अ वेरी स्मॉल थिंग ना। ठीक है, टू मच टू वर्क विद। थोड़ा नीचे चलते हैं, देर इज अनदर वन। दिस इज अ सोल्यूशन मेड बाय पीपल जो रिएक्ट नेटिव पे खुद काम करते हैं। ठीक है,
अब यहाँ एआई ने मिस्टेक कर दी है। एआई ने क्या किया है, एआई बेचारे ने पूरा का पूरा एक वो लेजेंड स्टेट लगा के और डेटा स्टोर और ये वो बना के दे दिया, विच इज टू मच। ठीक है, विच इज टू मच। तो अब हमें एक टॉपिक मिल गया एसिंग स्टोरेज का। लेट्स स्टार्ट विद एसिंग स्टोरेज। हम गूगल पे जाके एसिंग स्टोरेज लिखते हैं, हमें एसिंग स्टोरेज की यहाँ डॉक्यूमेंटेशन मिलती है। ठीक है, वो कहता है कि जी ये रिमूव हो गया यहाँ से, आप इस पैकेज की डॉक्यूमेंटेशन पे पढ़ें। ओके, हम लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, ये हमारे पास आ गया सामने, इस पे क्लिक करते हैं और ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन खुल गई। इसमें उसने सारा कुछ दिया हुआ है कि जी आपने कैसे सेटअप करना है, कैसे सारा कुछ करना है। हम क्लिक करते चलते चलाते यहाँ तक आ गए। आई जस्ट कॉपीड दिस, और अब हम आ रहे हैं लोकल स्टोरेज इन आवर एप्लीकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अगेन मैं भी डेटा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें ये कहता है कि आपको अपने एक्सपो के अंदर ये वाली कमांड लगानी पड़ेगी। अगर आप एक्सपो नहीं कर रहे थे तो आप दूसरी को कमांडें लगा सकते हैं। हम एक्सपो कर रहे हैं तो हम ये वाली कमांड ही लगाएंगे। ठीक है, हम आए, हमने अपने प्रोजेक्ट को खोला। ठीक है, अपने टर्मिनल में गए और जाकर ये वाली कमांड लगा दी। ठीक है, ओके, जैसे ही मैंने ये वाली कमांड लगाई, अगले बास पे आते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। इसने और एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, और इसने एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया, इसने कहा सीधा यूज करें। यूज में जाते हैं तो बड़ा सिंपल दो फंक्शन है, जरा इसको ना मेरे साथ उर्दू में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपको बड़े इजीली समझ में आएगी। वो कहता है स्टोरिंग अ स्ट्रिंग वैल्यू। एक एसिंग फंक्शन बनाइए, ट्राई कैच उसमें लगा हुआ हो। ठीक है, एसिंग स्टोरेज, एक आइटम सेट कर दो एक की के साथ और उसकी वैल्यू ये होगी। वेल, ये नॉर्मल लगा कि एसिंग स्टोरेज जो भी वैल्यू आई है यूजर की, हम उसको एक स्पेसिफिक की दे रहे हैं। ठीक है, ये की हमने अपनी ऐप में हिट करनी है। जैसे ही हम हिट करेंगे ये डेटा हमें वापस मिल जाएगा। नीचे चलते हैं, यहाँ पे उसने रीडिंग दिया होगा, रीडिंग में पढ़े तो ऊपर क्या था, सेट आइटम। देख रहे हैं आप लोग, ऊपर क्या है, सेट आइटम। नीचे क्या है, एसिंग स्टोरेज गेट आइटम। सेट आइटम और गेट आइटम दो सिंपल से फंक्शन है। ठीक है, आइए हम ये अपने पास थोड़ा और सिंप्लीफाई करके पहले बनाते हैं, फिर हम उसे कॉम्प्लिकेट कर देंगे। ठीक है, ओके, फुल फोकस स्टोरेज मैनेजर के ऊपर। सो यहां पर हम बना रहे हैं अपना फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन सेव डेटा। ठीक है, ऑफ कोर्स हमें की और वैल्यू यूजर देगा, नहीं, हम यस हमें यूजर देगा। हम कहेंगे कि यूजर ने हमें एक की देनी है जिसकी के अगेंस्ट वो वैल्यू सेव करवाना चाह रहा है, और फिर वैल्यू देनी है जो उसने सेव करवानी है। ठीक है, यहाँ आगे, और यहाँ हम सिंपली सिंपली यहाँ लिखेंगे एसिंक स्टोरेज डॉट सेट आइटम की एंड वैल्यू। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग गेट डेटा का फंक्शन बनाएंगे, यूजर से की लेंगे और हम उसको वैल्यू देंगे। नीचे आके हम कहेंगे इन दोनों फंक्शनों को एक्सपोर्ट कर दें। ठीक है, सेट डेटा, सॉरी, सेव डेटा और गेट डेटा। क्या ये हमने बहुत मुश्किल मैनेजर बनाया है? जरा पढ़िए इसको। इज इट टू टू हार्ड टू मेक? हमने एक फंक्शन का नाम रखा है सेव डेटा, उससे कहा है कि एसिंक स्टोरेज में वैल्यू रख दो। एक फंक्शन का नाम रखा है गेट डेटा, उससे कहा है एसिंक स्टोरेज से वैल्यू ले लो। ओके, रिजवान भाई ये कीज कहाँ से आएंगी? जो मर्जी आप अपनी की का नाम रखें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आइए, मैं यहां कहता हूं ऐसा करना, जब यूजर जो है जब यूजर जो है वो सेव का बटन प्रेस करे, तो तुम सेव डेटा फंक्शन कॉल कर देना और की का नाम रख लेना। कुछ भी रख सकते थे, बाय द वे मैं यहाँ रख रहा हूं कि मेरी ये की है यूजर अंडरस्कोर नेम, ये मैंने की का नाम रखा है। ठीक है, ये मैंने की का नाम रखा है, डन हो गया। अब अगर मैं अपनी ऐप में जाता हूँ, प्रेस करता हूँ, ठीक है, कोई एरर वगैरह आया तो पता लग जाएगा। हम एक बार रीलोड कर लेते हैं, जो कि हमने नया पैकेज इंस्टॉल किया है। टर्मिनल में गए जहां पर मेट्रो चल रहा था और ये आ गया एरर। ठीक है जी, आहा,
अब इस एरर को पढ़े, ये क्या कहता है दोस्तों? यही एरर मैंने अभी आपको शुरू में बोला था कि हमें थर्ड पार्टी पैकेजेस जब हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, जिनकी सपोर्ट एक्सपो गो ऐप में नहीं होती है, उसमें देखिए कितना मजे का एरर आया पड़ा है। एरर, नेटिव मॉड्यूल एसिंक स्टोरेज इज नल। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको इस तरह का थर्ड पार्टी पैकेज करने के बाद अब दोबारा ईएएस बिल्ड बनानी पड़ेगी। ओके, कोई इशू नहीं है। हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट में, यहां पर आकर अपने प्रोजेक्ट के अंदर सिंपली लिखते हैं ईएएस बिल्ड माइनस पी एंड्रॉयड माइनस ई डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ इसको एंटर करूंगा, ये खुद ब खुद मेरे ईएएस के क्रेडेंशियल्स की मदद से ऑनलाइन कनेक्ट हो जाएगा मेरे एक्सपो सर्वर से, एक्सपो डेव से, और मुझे कहेगा मैं बना रहा हूँ। ये देखिए, इसने कहा मैंने कनेक्ट कर लिया, इसने मेरा कोड ऊपर भेज दिया, ये अपलोड कर दिया कोड, और अब ये यहाँ पर कहेगा बिल्डिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये लिंक इसने मुझे दे दिया है। मैं इस लिंक पे अगर क्लिक करके जाता हूँ तो आपको ये यहाँ पर नजर आएगा। ये देखिए, ये ट्रेनिंग ऐप हमने हमारी कल बनी थी, इसमें वो कह रहा है कि आपकी बिल्ड को बनाना हमने सेटअप शुरू कर दिया। थोड़ी देर में मुझे यहाँ एपीके मिल जाएगी, उसके अंदर मेरा सारा सेटअप हुआ हुआ हो। यहां तक कोई सवाल है दोस्तों आपका? वन टाइम आपने वो ईएएस का सेटअप कर दिया, उसके बाद अब आपका इशू खत्म है, या सॉरी, चलिए हम कहाँ पर थे? हम ये देख रहे थे कि जब हम बिल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सॉरी, जब भी कोई थर्ड पार्टी पैकेज यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें एरर्स आने लग गए हैं कि भाई ये वाला एक्सपोगो में नहीं चलता, मेक अ डेवलपमेंट वेब। तो ये अच्छा हो गया कि आज फिर रिकॉर्डिंग में आ गया। कल ये इसका सेटअप भी रिकॉर्डिंग में आ गया था, ठीक है, और आज ये भी आ गया इंशाल्लाह। ओके सर, ये एपीके मोबाइल में कॉपी कर वहाँ इंस्टॉल करेंगे, जनरेट प्रोजेक्ट फोल्डर में हुई है कमांड यूज करनी। अच्छा देखिए, हर चीज कमांड से भी करना ठीक नहीं है बाय द वे, आपको और पता होना जरूर चाहिए कमांड्स का। एपीके फाइल है यार, आपने कभी अपने मोबाइल में कोई गाना ट्रांसफर नहीं किया, कोई वीडियो ट्रांसफर की हो? चले, मैं फिर आपको ना यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। अक्सर ना हमारे मोबाइल्स में, ओके मेरे ख्याल से फाइल्स नहीं होती ट्रांसफर उससे, लेकिन फिर भी हमारे पास ना अक्सर हमने डेटा एक जगह से दूसरी जगह देना होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एयर फॉर शेयर यूज कर सकते हैं, एयर फॉर शेयर। ठीक है, एयर फॉर शेयर क्या करता है कि आपने आपस में कुछ टेक्स्ट वगैरह शेयर करना है या फाइल्स शेयर करनी है, तो आप मोबाइल को सेम से कनेक्ट कर लें, सेम वाईफाई से, और इसको भी सेम वाईफाई पे कर लें। ठीक है, तो माड़ी मोटी फाइल्स और माड़ा मोटा डेटा दोनों तरफ शो हो जाता है। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा, आप अपने मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट करें और वहां पर एंड्रॉइड का फोल्डर आपका आ जाता है जब लैपटॉप कनेक्ट होता है, वहां से स्टोरेज में एपीके रख के इंस्टॉल कर दें। तीसरा, आपको जब ये बिल्ड बनेगी तो क्यूआर कोड का लिंक आएगा, यहाँ पर क्यूआर कोड भी आएगा, लिंक भी आएगा। ठीक है, उस क्यूआर कोड को स्कैन करें, आपके एंड्रॉइड फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाना शुरू हो जाएगी। लिंक को क्लिक करके पोस्ट करें, आपके एंड्रॉइड में बिल्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। जरूरी नहीं है कमांड से ही करनी है। तो हमारा ये छोटा सा एक बिल्ड बन के आ जाता है, और इसके बाद हम लोग जब टेस्टिंग करेंगे तो हमारी ये सुट का एरर चला जाएगा। हम जो फाइल से जो टेक्स्ट लिख के सेव करेंगे, उसको फेच करेंगे तो सेम आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ यूं करते हैं, एक फंक्शन और बनाते हैं, उस फंक्शन को तब तक समझते हैं जब तक वो बिल्ड हो रही है। ठीक है, आइए एक चीज को हमने क्लियर करना है यहाँ पर, कल हम फिर इसको करना है। ठीक है, कल हमने फिर करना है, तो इंशाल्लाह आपको और चीजें समझ में आएंगी इसके ऊपर। अच्छा, अब आपने, आपको याद हो हमने लाइफ साइकिल की बात की थी। ठीक है, हमने लाइफ साइकिल की बात की थी कि इंसान है, वो पैदा होता है, वो बच्चा होता है, वो बड़ा होता है, क्या नाम है, वो बूढ़ा होता है, वो मर जाता है। राइट, एक लाइफ है, एक उसका साइकिल है, उसकी फेजेस है। ठीक है, अब सेम तरीके से आपके पास कोड में भी जो स्क्रीन आती है ना, स्क्रीन का लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, स्क्रीन क्या होती है? स्क्रीन सबसे पहले अल्लाह आपका भला करे,
तो स्क्रीन सबसे पहले कंस्ट्रक्ट होती है, फिर ये यूजर के सामने माउंट होती है, और अगर यूजर उस पेज से चला जाता है तो ये अनमाउंट हो जाती है। ठीक है। कंस्ट्रक्ट वाले एरियाज में आप अभी तक स्टेट्स लिखते आ रहे थे, जहां पर आप अपनी स्टेट्स बनाते थे, वहां पर आप उसे क्या कहेंगे कि वो यहाँ कंस्ट्रक्टर में आपने काम किया है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट में। माउंटिंग में हम क्या करेंगे, माउंटिंग के अंदर हम लिखेंगे यूज इफेक्ट्स। ठीक है। अनमाउंटिंग भी यूज इफेक्ट से मैनेज होती है। अगर आप ये चाहते हैं कि ऐप माउंट हो गई है या नहीं हुई, जब माउंट हो तो कुछ छोटा मोटा काम हो जाए, यूजर को नजर आए, तो आप यूज इफेक्ट लगाएंगे। स्क्रीन के बंद होते हुए भी आप अगर चाहें तो आप यूज इफेक्ट लगाएंगे। ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं, यूज इफेक्ट दिखता कैसा है और इसे इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं। आप लिखते हैं यूज इफेक्ट, ऊपर से इंपोर्ट करने के बाद एक ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर एक अनोनिमस फंक्शन लगता है और एक एरे का सिंबल लगता है। ठीक है, तो ये है यूज इफेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। इस तरह से लिखा हुआ फंक्शन, इस तरह से यूज इफेक्ट लिखा हुआ का जो है, ये कब काम करता है? इट वर्क्स व्हेन यूजर स्क्रीन इज लोडेड एंड ओनली वंस। क्योंकि जब एक बार स्क्रीन आपके सामने माउंट हो गई तो दोबारा तो नहीं माउंट हो रही, ओपन खड़ी है, आप उसी स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, तो ये यूज इफेक्ट एक ही वक्त में चलेगा। ठीक है। अगर इसी यूज इफेक्ट की हम दूसरी एग्जांपल लिखें, इसी यूज इफेक्ट की हम दूसरी एग्जांपल बनाएं, और यहां पर हम लिख दें कि इससे जो जो उसका क्या बोलते हैं इसको, अनोनिमस फंक्शन है, उसके अंदर एक रिटर्न का लफ्ज लिखा हो, और रिटर्न क्या कर रहा हो, एक और अनोनिमस फंक्शन दे रहा हो। ठीक है। अगर आपको एक ऐसा यूज इफेक्ट नजर आए जिसके अंदर एक और अनोनिमस फंक्शन रिटर्न हो रहा है, तो आपने ये याद रख लेना है कि ये कब काम करता है, जब स्क्रीन अनलोड हो रही होती है, अनमाउंट हो रही होती है। ठीक है। अन ठीक है। ये थोड़ा सा हमने स्ट्रक्चर अभी समझा, इंशाल्लाह कल इसको मजीद करेंगे, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं उसका बिल्ड का, तो इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया। मैंने कहा ऐसा करो, ऐप बंद होनी है, फिर ऐप में ऑन भी होना है, स्क्रीन में माउंट भी होना है, तो एक यूज इफेक्ट ऊपर से इंपोर्ट कर लो, यहाँ आओ और लिखो। ठीक है, यूज इफेक्ट। तो उसने वैसे हमारा आउटपुट बना के ही दे दिया जो हमें एक्चुअली में चाहिए थी, लेकिन हम जबानी लिखते हैं। ठीक है, ऐसे। अब ये कौन सा यूज इफेक्ट बन गया दोस्तों? ऐसा यूज इफेक्ट जो कब काम करेगा, स्क्रीन के लोड होने पर। यहां आकर मैं ऐसे कहता हूं ऐसा करना जब स्क्रीन से लोड होना ना, तो मेरा गेट डेटा का फंक्शन हमने बनाया था स्टोरेज मैनेजर से, उसको कहना कि यूजर की जो मैंने की रखी है वो की, और वो वैल्यू मुझे दे दो। ठीक है, उसने दे दी। यहां मैंने कहा कि अगर वो वैल्यू आ गई है तो तुम क्या करना, उसको इस स्टेट में सेव कर देना। ठीक है। ये मैंने क्या किया कि जी स्क्रीन के ऑन होते ही मैंने सिंपली उससे कहा कि डेटा ले लो, और लेकर स्टेट में दोबारा सेव कर दो। ठीक है। ये हमने एक छोटा सा काम यहाँ एक्स्ट्रा कर दिया। अब हम वेट कर रहे थे, वेट कंप्लीट हो गया। ऐसे आएगा दोस्तों आपके पास, ये क्यूआर कोड आप एंड्रॉइड में स्कैन करेंगे, आपके एंड्रॉइड फोन में एपीके डाउनलोड हो जाएगी। नहीं तो आप क्या नाम है, ये वाला जो लिंक है, इस लिंक के कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे तो हो जाएगी। ये लिंक आप जब अपनी बिल्ड कंप्लीट करेंगे तो बनेगा। ये जरूरी इसलिए है, डेवलपमेंट क्लाइंट पे जितनी जल्दी हो सके दोस्तों आप लोग शिफ्ट कर जाएं। क्यों? क्योंकि ताकि आप आगे चल के अपनी थर्ड पार्टी पैकेजेस और भी यूज कर सकें। ठीक है। एक्सपो कुछ पैकेजेस देता, ठीक है, लेकिन ज्यादा पैकेजेस के लिए आपको, अब ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी दोस्तों, छोटी सी प्रॉब्लम थी कि एक वैल्यू है उसको हमेशा हमेशा के लिए ऐप के अंदर सेव करना है जब तक ऐप इंस्टॉल होती है। ठीक है, जब तक ऐप हमारे पास रहती है। वो बड़ी चीज तो नहीं थी, लेकिन एक्सपो गो में ये कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से हमें मजबूरन क्या करना पड़ा है कि हमें दोबारा बिल्ड बनानी पड़ी है। इसलिए हमें 2 मिनट लग गए। आपका टाइम भी मैंने 2 मिनट ज्यादा ले लिया है। बस ये कंप्लीट करते हैं, 2 मिनट भी रिपीट के ले लूंगा और फिर हम ऑफ करते हैं। ठीक है। सो हमारा पहले सिनेरियो क्या चल रहा था, हम जो एंट्री ले रहे थे
ऐप के बंद होते ही वो एंट्री खत्म हो जाती थी। ऐसे ही है शायद, ऐसे ही है ना। अब हमारा क्या होएगा, अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है। ओके, हमने अपनी एप्लीकेशन चलाई, इधर से आकर हमने अपना बंडल रीस्टार्ट किया, npx expo स्टार्ट। ठीक है, इसको यहाँ से रीलोड किया, और ये अभी भी हमें कह रहा है, अच्छा वो एपीके शायद इंस्टॉल नहीं होगी प्रॉपर। तो मैं 1 मिनट के लिए जो यहाँ पड़ी है इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, पुराने वाली को। और मेरी जो एपीके बनी पड़ी थी मैं उसको यहाँ से आकर, वैसे क्या नाम बनाया था उसने, ओ हाँ, मैंने तो डाउनलोड ही नहीं की। मैंने इसे कहा यहीं से कर दो, बट मेरे सिस्टम में कोई इशू आया है जिसकी वजह से उसने इसको इंस्टॉल नहीं किया। ओके, कोई बात नहीं। ये जो लिंक था, इस लिंक को मैंने यहाँ आपके सामने ये कॉपी किया, यहाँ मैं अपने एंड्रॉइड फोन में गया, ब्राउजर में आया। ठीक है, वो पेस्ट किया लिंक, एंटर पे किया, ये मेरे पास वो लिंक खुल गया और ये इंस्टॉल का बटन आ गया। ठीक है, ये फाइल मेरी डाउनलोड हो रही है। तो आपकी भी इसी तरह एपीके डाउनलोड हो जाएगी, इट शुड बी दैट इजी। अच्छा दोस्तों, आप लोगों के फीडबैक्स पढ़ रहा था मैं, उसमें ना फीडबैक में एक फीडबैक बड़ा वो लिखा हुआ था कि मुझे ना उसकी कहानी समझ नहीं आई। कहानी ये थी कि रिजवान भाई, स्पीड बहुत ज्यादा है। ऐसे वो स्पीड क्या है, मेरे बोलने की स्पीड है, टाइपिंग की स्पीड है, लेक्चर्स की स्पीड है, क्या है, क्या ज्यादा है स्पीड? टाइपिंग की स्पीड ज्यादा है, या मैं कॉन्सेप्ट तेजी से बोल जाता हूँ? एनीवन would wanna say something? यस, शाहजेब का बड़ा अच्छा सवाल आया कि रिजवान भाई, हर बार जब डेवलपमेंट बिल्ड बनेगी, पुरानी अनइंस्टॉल करके नई इंस्टॉल करनी पड़ेगी? इसका आंसर है यस। ठीक है, एवरी डेवलपमेंट क्लाइंट, पुराना डेवलपमेंट क्लाइंट अनइंस्टॉल करके उसकी जगह नया बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। हमने अपनी फाइल को ओपन किया, उसमें वो कह रहा है कि क्रोम से इंस्टॉल करने दो जी, इंस्टॉल करने दो। अब आपको ओपन किया, अब देखते हैं क्या बनता है हमारा यहाँ पर, सिचुएशन चेक करते हैं। अपनी ऐप को बिल्ड किया, कंटिन्यू किया, और अब हमारे पास वो कहता है गेट डेटा आपने इंपोर्ट नहीं किया फंक्शन। ठीक है, बिल्कुल हमने इंपोर्ट नहीं किया था, सो हम यहाँ कर देते हैं गेट डेटा। ठीक है, अब दोस्तों इंटरेस्टिंग होगा, अब मैं यहाँ लिखूंगा असलम, और सेव का बटन दबा दूंगा। अब मैं जाऊंगा, ऐप को कंप्लीटली बंद कर दूंगा। कर दिया, आप देखें कोई ऐप रन नहीं हो रही। लेकिन अब मैं जब ऑन करूंगा तो यहाँ असलम पहले से लिखा हुआ आएगा। डिड यू नोटिस, मैंने टाइप नहीं किया, आप दोबारा, ये लास्ट सेव्ड वैल्यू ऐप की जिंदगी तक हमेशा हमेशा उसमें परसिस्ट हो गई है। आपने नोट किया कि आपने जो भी एंटर करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं फिर चेंज करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ सलीम इज अ गुड बॉय। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, मैं ऐप को टोटली बंद करता हूँ, मैं ऑन करता हूँ, मैंने कोई टाइपिंग नहीं की, सलीम इज अ गुड बॉय अब ऐप की मेमोरी में हमेशा हमेशा के लिए सेव हो गए। अब जस्ट इमेजिन, इस जैसा एक कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ा हुआ। ठीक है, एंड्रॉयड में किसी ने आपको शेयर्ड प्रेफरेंसेस पढ़ाया होगा, जिसकी मदद से आप लॉगिन की स्टेट सेव करते थे। ठीक है, कि लॉगिन हो गया है, सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ, अगली बार शेयर्ड प्रेफरेंसेस से आप स्टेट ले लेते थे। ये पढ़ा था आप लोगों ने नेटिव एंड्रॉइड में जब काम किया? एनीबॉडी? एक शेयर्ड प्रेफरेंस की क्लास वो बनाते हैं, उसमें आप वैल्यू सेव कर लेते हैं। ठीक है, और उस वैल्यू को आप फेच कर लेते हैं। तो हमने भी कुछ उसी तरह का किया, लेकिन हमारा बहुत नॉर्मल और इंग्लिश के करीब काम है। इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर छुट्टी करते हैं। ठीक है, हमने कहा कि यूजर किसे
इनपुट लो और यहाँ फौरन दिखा दो। बटन के दबने पे वो इनपुट हमेशा हमेशा के लिए सेव हो जानी चाहिए। हमेशा हमेशा सेव होने के लिए हमें पता चला कि हमारे पास कोई कैपेबिलिटी ऐसी है नहीं, तो हमें थर्ड पार्टी पैकेज इंस्टॉल करना पड़ा। उसके बाद हमें डेवलपमेंट क्लाइंट बनाना पड़ा। फिर उस पैकेज की मदद से हमने कहा कि हमने ज्यादा कोड इस स्क्रीन में नहीं करना, ठीक है। तो हम यहाँ ट्राई कैच में, सॉरी, इधर गैस स्टोरेज मैनेजर एक हमने बना दिया। उसमें हमने कहा कि जी की लेके वैल्यू सेट कर देना, की लेके वैल्यू गेट कर देना का रीयूजेबल फंक्शन बना दिए। स्टोरेज प्रैक्टिस में आए, मैंने कहा ऐसा करो, जब यूजर सेव का बटन दबाए तो सेव डेटा में इस की के अगेंस्ट वैल्यू सेव कर देना। और यूजर जब भी इस ऐप पे आए, जब भी ये स्क्रीन खोले, फौरन से आप यूजर से उसका डेटा ले लेना और लेकर इस स्टेट में शो करा देना। दैट वे क्या होगा कि यूजर जैसे ही लोड करेगा उसका पुराना डेटा स्टोरेज से निकल के उसको पहले से नजर आ रहा होगा। ठीक है, चल, यहां तक हमारा दोस्तों लेक्चर 19 था। सेशन 20 था। सेशन 20 में हमने सीखा कि आप अपनी वैल्यू को, एक छोटी सी वैल्यू को कैसे परसिस्ट करते हैं। रिजवान भाई, अगर मुझे 10 वैल्यू को परसिस्ट करना हो तो क्या मुझे 10 बार इस तरह लिखना पड़ेगा? ठीक है, डिफरेंट की के साथ, ऐसे। यस, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। रिजवान भाई, अगर एक की के साथ मल्टीपल वैल्यू सेव करनी हो तो आप क्या कर सकते हैं? आप यहां पर आकर कहेंगे कि ऐसा कीजिए, वैल्यूज, ठीक है, लेट्स से आपकी मल्टीपल वैल्यूज हैं, ठीक है, वैल्यू 1 है, ठीक है, इसी तरह वैल्यू 2 है, इसी तरह वैल्यू 3 है, और फिर आपका नेम भी है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें बीच में यहाँ पर सेव हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? आप आगे चल के, हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में कि मल्टीपल वैल्यूज कैसे सेव करते हैं। सो लेट्स टेक इट एज एन असाइनमेंट, ठीक है। स्टडी हाउ टू सेव मल्टीपल वैल्यूज इन सिंक स्टोरेज, ठीक है। ये अपने पास अपनी असाइनमेंट के तौर पे ले जाएं। ट्राई करें कि अगर सिंगल वैल्यू सेव करना रिजवान ने सिखा दिया है, तो हम जो है वो मल्टीपल कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कर पाता, या आपने थोड़ी सी खुद से ट्राई करके आ रही, कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। मजीद इंशाल्लाह हम बारी बारी कर लेंगे। ओके हो गया? तो मैं ये कोड कमिट कर दूं, अभी हमने ये इन चीज़ों में काम किया है, सो इसको हम स्टेज करते हैं, ठीक है। स्टोरेज बेसिक प्रैक्टिस, ठीक है, इसको हम कमिट करते हैं, इसको हम पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास उसका लिंक आ गया, इस लिंक को हम कॉपी करते हैं और हम इसको टुडेस कोड में रखते हैं, ठीक है। तो हमने दोस्तों टोटल मिलाकर आज सिर्फ यही सीखा कि कैसे आप एक वैल्यू को हमेशा हमेशा के लिए अपनी मेमोरी में परसिस्ट करते हो। अगेन, थैंक यू फॉर योर कमेंट। आज आप लोगों का आए, मेहरबानी। और मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है। हैव अ गुड वन। अल्लाह हाफिज़।